नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का इस महामारी के दौर में अपने स्वास्थ्य का बहुत से बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जैसा हमने पहले वीडियो में अपन ने देखा कि ये जानने का प्रयास किया हमने उस पहले वीडियो में कि हमें जीएस में पढ़ना क्या है। क्लियर, ठीक है। और मैंने उसी वीडियो में आपसे कहा था कि इस वीडियो में अपन ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और इस वीडियो से अपन उसी सेगमेंट्स में से जो टॉपिक बताए गए थे आपको पहले वीडियो में, उसी टॉपिक में से एक टॉपिक उठा रहे हैं और उस पर अपन डिस्कस करना आज से प्रारंभ कर रहे हैं। क्लियर। तो जो जीएस में टॉपिक बताए गए थे आपको, उन्हीं टॉपिक में से एक टॉपिक है भारतीय संविधान, है ना, या भारतीय राज्य व्यवस्था। क्लियर। अपन को सबसे पहले संविधान पर डिस्कस करना है या राज्य व्यवस्था पर डिस्कस करना है कि संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है। क्लियर। अगर हम संविधान की बात करें, ध्यान दीजिएगा, है ना, तो संविधान लैटिन भाषा का शब्द है। क्लियर। क्योंकि संविधान का जो इंग्लिश शब्द है वो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ध्यान देना। संविधान एक हिंदी शब्द है, इसका इंग्लिश शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। और इंग्लिश भाषा जो है वो दो भाषाओं से निकल कर आती है, ग्रीक से और लैटिन से। क्लियर। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूर से मिलकर बना है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूर से मिलकर बना है। ठीक। संविधान इंग्लिश शब्द कॉन्स्टिट्यूशन और लैटिन जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूट से बना है। क्लियर। जिसका शाब्दिक अर्थ है, अगर अपन इसका अर्थ समझना चाहें कि कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ क्या है ना, तो कॉन्स्टिट्यूट का शाब्दिक अर्थ होता है प्रबंध करना या व्यवस्था करना। अब यहाँ से आप संविधान का शाब्दिक अर्थ समझने वाले हैं। क्लियर। कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ है प्रबंध करना या व्यवस्था करना। प्रबंध को अगर इंग्लिश में देखें तो मैनेजमेंट करना। क्लियर। मैनेजमेंट जैसी शब्द आया आपके दिमाग में आने लगा होगा कि मैनेजमेंट कहलाता क्या है, क्या है मैनेजमेंट, क्या है व्यवस्था, कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है। तो एक बहुत सीधा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अपने घरों से दे रहा हूँ, है ना। हमारे घरों में कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी फंक्शन होता है ना, तो उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं या मैनेजमेंट करना होता है। क्लियर। जैसे हमारे घर में फॉर एग्जांपल हमारे भाई की या हमारी बहन की शादी है। क्लियर। ठीक। अब देखना, घर में शादी है, हर व्यक्ति जितने घर के कैंडिडेट होंगे सभी कैंडिडेट की अलग अलग वहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उन सभी कैंडिडेट की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ तय हो जाएंगी, है ना। ये तय हो जाएगा खाना कौन देखेगा। देखना, व्यवस्था कर रहे हैं अपन, शादी प्रोग्राम है और उसमें व्यवस्था कर रहे हैं, खाना कौन देखेगा। ठीक है। उस शादी के लिए फूल मालाओं की व्यवस्था कौन करेगा, है ना। उस शादी में आने वाले मेहमानों की व्यवस्था या उनकी देखभाल कौन करेगा, क्योंकि शादी में सबसे खतरनाक तो मेहमान ही होते हैं, और स्पेशली जीजा जी और अगर फूफा जी हैं, है ना, तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। उनकी व्यवस्था करना समझ लो एक बहुत टेढ़ी खीर है ना। तो मेहमानों की व्यवस्था करना। क्लियर। ठीक है। उस शादी में कब कौन सा प्रोग्राम होगा, पंडित जी कब आएंगे, है ना, पंडित जी कितने बजे जयमाला करवाएंगे, कितनी बजे भावरें होंगी, ये सारी व्यवस्था शादी में होती है। क्लियर। देखना, घर में शादी है, सारी व्यवस्थाएं जुटानी है, अलग अलग लोग हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, भैया खाना देख रहे हैं, छोटा भाई फूल मालाओं की व्यवस्था कर रहा है, पिताजी मेहमानों में लगे हैं, हमारे जो रिश्तेदार थे वो पंडित जी को संभालने में लगे हुए हैं, यानी पूरी व्यवस्थाएं चल रही हैं। क्लियर। तो शादी और इतनी व्यवस्थाएं, तो भैया मेरे कॉन्स्टिट्यूशन से तो देश चलते हैं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी तो व्यवस्था कर रहा है कि देश कैसे चलेगा। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का शाब्दिक अर्थ है व्यवस्था करना या प्रबंध करना। क्लियर। तो देश में नियम कानून कौन बनाएगा। क्लियर। उन नियम कानूनों का पालन कौन करवाएगा। उन नियम कानूनों का अगर कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है तो उल्लंघन देने पर दंड कौन देगा, है ना। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी, राज्य को आय कहाँ से प्राप्त होगी, है ना, राज्य व्यय कहाँ करेगा। क्लियर। ये सारी व्यवस्थाएं कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है।
क्लियर। मैं, मेरे क्या अधिकार हैं, ये मुझे किसने बताया? संविधान ने। क्लियर। तो एक देश को संचालित करने के लिए, जब एक घर को चलाने के लिए घर का जो सबसे बड़ा सदस्य होता है, जिसे अपन मुखिया कहते हैं, वो घर की पूरी व्यवस्थाएं मेंटेन करता है। किसे कपड़े चाहिए, किसे रफ चाहिए, किसे नोट्स चाहिए, किसे पेन चाहिए, तो संविधान तो देश चला रहा है ना। तो देश को चलाने के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं करनी होंगी, उन सभी व्यवस्थाओं का उल्लेख कहाँ किया जाता है? संविधान में। क्लियर, क्लियर हुआ। तो संविधान इंग्लिश भाषा का कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूट से बना है। कि दूसरे शब्दों में समझें तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूट से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रबंध करना या व्यवस्था करना। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो संविधान लिखित नियमों एवं उपनियमों का एक ऐसा दस्तावेज है, समझिएगा, संविधान में नियमों को लिखा गया है। संविधान लिखित नियमों एवं उपनियमों का एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके द्वारा सरकार का संचालन किया जाता है। जैसे वर्तमान में हम बात करें, हमारे देश में मोदी सरकार देश की शासन व्यवस्था को संचालित कर रही है, लेकिन किन नियम और कानूनों के तहत? भारतीय संविधान में लिखित या भारतीय संविधान में वर्णित नियमों और कानूनों के तहत। क्योंकि संविधान स्पष्ट कहता है कि किसी देश की सरकार या जिस भी देश की हम बात करें, उस देश की सरकार जिन नियमों के तहत चलेगी, वो नियम कहाँ उल्लिखित होते हैं? उस देश के संविधान में। क्लियर। संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है कि देश की राजनीति क्या होगी, है ना। देश में लोकतंत्र होगा, देश में एक पार्टी सिस्टम होगा, देश में टू पार्टी सिस्टम होगा, देश में मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, या कौन सी दलीय व्यवस्था अपनाई जाएगी, ये सारी चीज़ों का उल्लेख कहाँ किया जाता है? उस देश के संविधान में। क्लियर। तो संविधान किसी भी संविधान लिखित नियमों एवं उपनियमों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा सरकार का संचालन होता है तथा यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा भी निर्धारित करता है। क्लियर। अगर संविधान को अपन देखें तो देखना, किसी भी हम जब राज्य की बात करते हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पर राज्य शब्द आ रहा है ना। तो राज्य का मतलब यहाँ पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात नहीं है। राज्य का मतलब यहाँ पर देश से है, और राज्य का मतलब यहाँ पर है हमारा देश भारत। क्लियर। तो अगर हम संविधान की बात करें तो राज्य में मुख्यतः 3 अंग होते हैं, है ना। एक होती है विधायिका, ठीक है, एक होती है कार्यपालिका, ठीक है, और एक रहेगी न्यायपालिका। ये 3 अंग होते हैं राज्य के, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। क्लियर। विधायिका का मतलब है मेकिंग ऑफ लॉ, कानून का निर्माण करने वाली संस्था। कार्यपालिका का मतलब है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को देश में लागू करने वाली संस्था। और न्यायपालिका का मतलब है विधायिका द्वारा बनाए गए और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों को का उल्लंघन करने पर जो दंड देने वाली संस्था होती है वो क्या कहलाती है? न्यायपालिका। तो संविधान राज्य में विधायिका की स्थापना करता है। देखना, जैसे हमारे देश में विधायिका का काम कौन कर रही है? संसद। क्लियर। तो संसद की स्थापना या संसद का पूरा वर्णन कहाँ मिलेगा? भारत के संविधान में, है ना। संविधान के अनुच्छेद 80, है ना, इनमें आप देखेंगे तो भारत की लोकसभा और राज्यसभा का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है ना। और लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर क्या बना देते हैं? संसद बना देते हैं, क्योंकि संसद के 3 अंग हैं और सदन कितने हैं? 2 हैं। क्लियर। तो राष्ट्रपति संसद का अंग है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में इसका उल्लेख है ना। लोकसभा संसद का अंग है, भारतीय संविधान में उल्लिखित है। राज्यसभा संसद का अंग है, भारतीय संविधान में उल्लिखित है। क्लियर। तो संविधान क्या करता है? राज्य में विधायिका की स्थापना करता है ना। कार्यपालिका का मतलब है अगर हम देखें तो हमारे देश में 2 प्रकार की कार्यपालिका है, नाममात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। अभी मैं वास्तविक पर डिस्कस कर रहा हूँ, नाममात्र में जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब देखेंगे। क्लियर। तो कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, इनका उल्लेख कहाँ है? भारत के संविधान में। न्यायपालिका में मुख्यतः 2 अंग लेते हैं अपन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों का उल्लेख कहाँ है? भारत के संविधान में, है ना। तो अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और राज्य की न्यायपालिका की स्थापना करता है। लेकिन एक चीज और ध्यान, यहाँ पर इनकी स्थापना तो करता है ना, लेकिन इनके अधिकार और शक्तियों का बंटवारा भी संविधान ही कर देता है ना। अब देखना,
विधायिका के अपने अधिकार और शक्तियां हैं, है ना। कार्यपालिका की अपनी अधिकार और शक्तियां हैं और न्यायपालिका की अपनी अधिकार और क्या है, शक्तियां हैं। इनका निर्धारण कौन कर रहा है, भारत का संविधान। अगर संविधान इनकी शक्तियों का निर्धारण ना करे तो विधायिका कार्यपालिका को जबरदस्ती हावी हो जाएगी, कार्यपालिका न्यायपालिका पर हावी हो जाएगी। एक तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, है ना, एक दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करती हैं, क्योंकि इनकी शक्तियों और अधिकारों का निर्धारण किसने किया है, भारत के संविधान के द्वारा। क्लियर। संविधान राज्य एवं जनता के मध्य संबंधों का निर्धारण करता है। जनता और राज्य यानी हम और हमारे देश के बीच जो संबंध हैं, उन संबंधों का निर्धारण कौन कर रहा है, भारत का संविधान। क्लियर। संविधान अगर देखें तो संविधान किसी देश के आदर्शों को व्यक्त करता है। जैसे हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, है ना, तो प्रस्तावना का जो पहला शब्द है, पहला शब्द ही है हम भारत के लोग। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी आदर्श व्यक्त कर रहे हैं कि हम भारत को क्या क्या बनाना चाहते हैं। तो प्रस्तावना संविधान के आदर्शों को व्यक्त करती है, उसके उद्देश्यों को व्यक्त करती है। ध्यान देना, किसी भी देश का संविधान उस देश के आदर्शों को, उद्देश्यों को तथा मूल्यों का दर्पण है। थोड़ा शब्द समझिएगा। किसी भी देश के हम संविधान की बात करें, अपने देश के संविधान की बात करें, तो हमारे देश का संविधान, है ना, हमारे देश के आदर्शों को व्यक्त करता है, हमारे देश के उद्देश्यों को व्यक्त करता है एवं हमारे देश के मूल्यों का एक दर्पण है, जिसमें हम देश की सीमा को या देश के जो लक्ष्य है, देश की जो छवि है, उसे स्पष्ट रूप से किसमें देख सकते हैं, संविधान में। अगर कोई व्यक्ति देश को समझना चाहता है, भारत को समझना चाहता है, तो उसे भारत भ्रमण की जरूरत नहीं है। वो भारत का संविधान उठाकर पढ़ ले, वो भारत का भूत भी समझ जाएगा, भारत का वर्तमान भी समझ जाएगा और भारत का भविष्य भी समझ जाएगा, क्योंकि संविधान हमारे देश के आदर्शों को, उद्देश्यों को और मूल्यों का एक दर्पण है। क्लियर। संवैधानिक विधि, ध्यान देना, संवैधानिक विधि का मतलब है वह कानून जिसका वर्णन भारत के संविधान में किया गया है, वो संवैधानिक विधि है। और संवैधानिक विधि किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है, अन्य कोई भी विधि इस विधि पर हावी नहीं होती है। यानी सबसे बड़ी विधि जो है वो कौन सी है, संवैधानिक विधि। जैसे समझिएगा, भारतीय संविधान के द्वारा हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, है ना। मौलिक अधिकार में हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार में हमें बोलने का अधिकार दिया गया है, हम बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, है ना। और एक चीज़ ध्यान देना, हमें बोलने से कोई रोक भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यह हमारा अधिकार है, संवैधानिक विधि है और संविधान के द्वारा हमें क्या किया गया है, ये अधिकार प्रदान किया गया है। क्लियर। संविधान अगर हम देखें तो संविधान ऐसा नहीं कुछ जो लिख दिया गया वही चलेगा। कई ऐसी परंपराएं भी होती हैं जिनका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लेकिन वह परंपराएं वर्तमान में संवैधानिक विधि या संविधान का रूप ले चुकी हैं, है ना। मैं ये नहीं यहाँ पर कह रहा हूँ कि संविधान में जो लिख दिया गया वह कठोर है, आड़े गए कभी मिट नहीं सकता, कभी हट नहीं सकता। संविधान कभी जड़ नहीं होता है ना। संविधान एक नम्रता का उदाहरण है, कभी भी परिवर्तित किया जा सकता है ना, क्योंकि वर्षों से कई ऐसी परंपराएं चली आ रही हैं जो वर्तमान में संवैधानिक भूमिका में या संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका का क्या करती हैं, निर्वाह करती हैं। तो सीधा सा अर्थ है संविधान लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूट से निकल कर आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रबंध करना या व्यवस्था करना। यह संविधान लिखित नियमों एवं उप नियमों का एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके द्वारा सरकार का संचालन होता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है तथा राज्य की विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की स्थापना करता है तथा उनकी शक्तियों का निर्धारण करता है। संविधान राज्य एवं जनता के बीच संबंधों का निर्धारण करता है। यह हमारे देश के आदर्शों, उद्देश्यों एवं मूल्यों का दर्पण होता है। संवैधानिक विधि किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है तथा यह अन्य सभी विधियों जो देश की अन्य सभी विधियां हैं वो संवैधानिक विधियों पर क्या होती हैं, आधारित होती हैं। क्लियर। संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं है ना, इसमें परिवर्तन करना संभव है। विधायिका जब चाहे तब संविधान में परिवर्तन कर सकती है ना। कई ऐसी परंपराएं हैं जो किसी भी देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका का क्या करती हैं, निर्वाह करती हैं। क्लियर। ये तो संविधान की ओनली परिभाषा है कि संविधान है क्या, क्या करता है संविधान, कहाँ से आया है, कैसा शब्द आया है, तो ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब अगर अपन देखें कि संविधान का महत्व क्या है, क्यों जरूरत पड़ी संविधान की, है ना।
ऐसा कौन सा तथ्य इसमें है जो इसे किसी भी लोकतंत्रात्मक देश में श्रेष्ठ बना देता है? जैसे हम अपने देश की बात करें तो अपने देश में कहते हैं, अपने देश की बात करें तो हम अपने देश में कहते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति भी है ना, हमारे देश में प्रधानमंत्री भी है, हमारे देश में अन्य दुनिया भर के ढेर सारे मंत्री हैं, जनता है ना। लेकिन अगर कभी कोई बात करता है आपसे कि देश में सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा तो संविधान है, ठीक है। तो हमारे देश बस में नहीं, विश्व का ऐसा कोई भी देश जो देश लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए हुए है, अर्थात जिस देश की सरकार को चुनने का काम वहां की जनता करती है, वह देश कैसा कहलाता है? लोकतंत्रात्मक, है ना। यानी सीधा सा बोलूं कि जिस देश की सरकार को वहां की पब्लिक के द्वारा चुना जाता है, वो देश होता है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला देश, है ना। और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला अगर देश है तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला देश किसके आधार पर चलता है? संविधान के आधार पर। कोई भी देश उठा लें विश्व का, क्लियर। तो संविधान में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें ऐसा जो किसी भी लोकतंत्रात्मक देश के लिए आवश्यक बन जाता है कि आप संविधान को ग्रहण करें और संविधान के अनुसार देश की शासन व्यवस्था को क्या करें? संचालित करें। तो संविधान के महत्व को अगर हम समझें तो संविधान का जो पहला महत्व है, संविधान का पहला महत्व होता है कि कानून का निर्माण कौन करेगा, इसका निर्धारण कहाँ से होता है? संविधान से, क्लियर। कानून कौन बनाएगा ये बताने का काम किसका? संविधान का। अगर ये शायद ना बताया जाए तो हर व्यक्ति कानून बना ले, ठीक है। जैसे हम अपने घरों में होता है ना कि पिताजी के अलग कानून, भाई साहब के अलग कानून, माता श्री के अलग कानून और जितने भी सदस्य हैं सबके अलग कानून, लेकिन घर का जो मुखिया होता है उसका लास्ट कानून वही संविधान है, उसने जो कह दिया सो हो गया, क्लियर। तो संविधान का किसी भी देश के लिए संविधान का पहला महत्व होता है कि कानून का निर्माण कौन करेगा। विधायिका करेगी, राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, या कार्यपालिका करेगी या न्यायपालिका करेगी, कौन कानून बनाएगा ये निर्धारण किसका होता है? संविधान का, ठीक है। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देखना, हमेशा अगर लड़ाई होती है हमारे घरों में, है ना, तो लड़ाई पता है क्यों होती है? क्योंकि शक्तियाँ एक दूसरे पर हावी हो जाती हैं, है ना। शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है घरों में, क्लियर, है ना। जैसे संविधान की अगर बात करें तो संविधान ने राज्य के जितने भी अंग हैं, है ना, सभी अंग की शक्तियों का क्या कर दिया है? बंटवारा कर दिया। विधायिका वालों से बोला तुम सिर्फ कानून बनाओगे, है ना। कार्यपालिका से बोला तुम सिर्फ लागू करोगे, और न्यायपालिका से बोला कि अगर कोई उल्लंघन करे तो तुम लोग क्या दोगे? दंड दोगे, क्लियर। राष्ट्रपति की अलग शक्तियां, प्रधानमंत्री की अलग शक्तियां, है ना, जितने भी पदाधिकारी हैं सबकी अलग अलग शक्तियां, और इन शक्तियों का बंटवारा किसने किया है? संविधान ने। तो जब शक्तियों का बंटवारा हो गया भैया, तो काय को लड़ोगे? अब तुम लोग नहीं लड़ोगे ना, आराम से रहोगे, है ना। तो शक्तियों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? संविधान के द्वारा। दूसरी चीज, तीसरी, समाज में निर्णय लेने की शक्ति, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समाज में निर्णय लेने की शक्ति तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा, सरकार कैसे बनेगी, है ना, इसका निर्धारण कौन करता है? संविधान। जैसे हमारे देश में, है ना, संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा, लोकसभा, क्लियर, 2 सदन हैं, ठीक है। राज्यसभा की सदस्य संख्या 250, है ना, लोकसभा की सदस्य संख्या 552, क्लियर। अब देखना दोनों के चुनाव होते हैं, इनके भी चुनाव होते हैं, इनके भी चुनाव होते हैं, है ना। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ देखें कि इसमें अगर बहुमत बीजेपी को है और इसमें बहुमत कांग्रेस को है ना, सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की कि बीजेपी की? नॉर्मल सी बात है, आप कहोगे किसकी बनेगी? बीजेपी की। क्यों? क्योंकि संविधान कहता है कि राज्यसभा में चाहे जिसका बहुमत रहे, हमें कोई मतलब नहीं है ना, हम तो सरकार उसकी बनाएंगे जिसका कहाँ बहुमत होगा? लोकसभा में। किसने कहा? संविधान ने, है ना। बहुमत कितना चाहिए? है ना, आधे से अधिक बहुमत चाहिए। किसने कहा? संविधान ने, क्लियर। सरकार गठन की प्रक्रिया क्या होगी? किसने बताया? संविधान ने, क्लियर। तो सरकार का निर्माण और निर्णय लेने की जो शक्ति है, इसका निर्धारण कौन करता है? संविधान, क्लियर। समाज की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों को व्यक्त करता है। हमारी आकांक्षाएं क्या हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं, ये कौन व्यक्त करता है? संविधान व्यक्त करता है, ठीक है। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने हेतु उचित परिस्थितियों का ये क्या करता है? निर्माण भी करता है।
ध्यान दीजिएगा, महत्व पे डिस्कस कर रहा हूं मैं। पहला महत्व है कि कानून कौन बनाएगा, इसका निर्धारण कौन करता है, संविधान। ठीक है, शक्तियों का वितरण कौन करेगा, संविधान। समाज में निर्णय लेने की शक्ति तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा, कौन बताता है, भारत का संविधान। क्लियर। समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को व्यक्त करता है तथा न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए एक उचित परिस्थिति का क्या करता है, निर्माण करता है, भारत का संविधान। क्लियर। ये सरकार के 3 अंग या राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की स्थापना करता है, उनके मध्य शक्तियों का बंटवारा करता है ना। तथा ये एक चीज और ध्यान देना, मैंने यहाँ कहा कि ये राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, है ना, कि मध्य शक्तियों का बंटवारा करता है। शक्तियां सबको दे देता है कि तो विधायिका तुम्हारी ये शक्ति है, कार्यपालिका तुम्हारी ये शक्ति है, न्यायपालिका तुम्हारी ये शक्ति है। लेकिन ध्यान देना, है ना, अगर शक्ति देने के बाद उन पर कंट्रोल ना किया जाए, जैसे हम हैं, हमारे पिताजी ने हमें घर का मालिक बना दिया कि तुम्हारा काम है घर में सब्जी की व्यवस्था देखना कि सब्जी कब लाना है, कितनी लाना है, खत्म हो रही, क्या करना है, पूरा है ना, हमें ये अधिकार मिल गया, हम करने लगे। क्लियर। लेकिन अगर हम पर नियंत्रण ना रखा जाए तो हो सकता है हम सब्जी ला ही ना, पैसे घर से लेके जाएं सब्जी लेने के लिए, लेकर ना आए, तानाशाह हो जाए, है ना। तो संविधान राज्य के अंगों को अधिकार तो देता है लेकिन उन अधिकारों पर नियंत्रण भी रखता है, क्योंकि अगर नियंत्रण नहीं रखेगा तो वह अंग तानाशाह हो जाएगा, डिक्टेटर बन जाएगा। क्योंकि एक व्यवस्था और होती है शासन की मुख्यतः 3 व्यवस्थाएं होती हैं, राजतंत्रात्मक, ध्यान दीजिएगा, है ना, दूसरी व्यवस्था होती है लोकतंत्रात्मक और तीसरी व्यवस्था होती है तानाशाह, है ना। राजतंत्रात्मक का मतलब राजा का शासन, राजा ही सब कुछ है, राजा ही संविधान है, राजा ही विधायिका है, राजा ही कार्यपालिका है, राजा ही न्यायपालिका है। क्लियर। लोकतंत्र का मतलब सब कुछ अलग अलग, संविधान अलग, विधायिका का काम करेगी, कार्यपालिका का काम करेगी, न्यायपालिका का काम करेगी। और तानाशाह में और राजतंत्र में बहुत माइनर अंतर है, बहुत छोटा अंतर है। तानाशाह भी सेम मिलता जुलता है। यहाँ पर डिक्टेटर जो होता है वो ही कानून है। जैसे हम एक फेमस डिक्टेटर को पढ़ते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का तानाशाह था, है ना। ये कहता था मैं ही कानून हूँ, मैं ही संविधान हूँ और मैं ही राज्य हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। क्लियर। तो अगर संविधान इन व्यक्तियों को जो शक्तियां दे रहा है ना, अगर शक्तियों पर नियंत्रण ना रखे तो ये क्या हो जाएंगे, तानाशाह हो जाएंगे। क्लियर। तो इनके तानाशाह को बचाने के लिए संविधान अधिकार देने के बावजूद इन पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, नियंत्रण बनाकर रखता है। क्योंकि अगर देखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कैसे नियंत्रण करता है समझिएगा आप लोग। राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, ठीक है, दूसरा अंग है कार्यपालिका, ठीक है, और तीसरा अंग है न्यायपालिका। क्लियर। ये 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसका काम है कानून का निर्माण करना, है ना, इसका काम है लागू करना और इसका काम है उल्लंघन करने पर दंड देना। देखना, संविधान ने अधिकार दे दिए, अपने अपने काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन संविधान इन पर नियंत्रण कैसे रखेगा। देखना, अगर विधायिका ने कानून का निर्माण किया और विधायिका द्वारा बनाया गया कोई भी एक ऐसा कानून है जो संविधान का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है ना, तो न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है कि अगर विधायिका किसी ऐसे कानून का निर्माण करती है जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए उस कानून को क्या घोषित कर देगी, शून्य या रद्द हो गया नियंत्रण। अगर विधायिका पर नियंत्रण ना होता तो विधायिका तो उल्टे सीधे कानून बना के जाने क्या का क्या रख देती, क्योंकि कोई कंट्रोल ही नहीं था। लेकिन कंट्रोल है, और क्या कंट्रोल है कि अगर तुमने ऐसी गलती की, ऐसा कानून बनाया जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो अन्य संगठन जो हैं, अन्य अंग जो हैं, वो आपके द्वारा बनाए गए कानून को क्या कर देंगे, जीरो घोषित कर देंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि यह अधिकार एवं शक्तियां देने के बावजूद उन पर नियंत्रण भी रखता है, और नियंत्रण रखने का मुख्य कारण होता है कि यह तानाशाह होने से उन्हें क्या करता है, रोकता है। क्लियर। स्पष्ट शब्दों में कह दूं तो संविधान एक दर्पण है, जो किसी भी उस दर्पण में किसी भी देश का भूतकाल देखा जा सकता है, किसी भी देश का वर्तमान काल देखा जा सकता है और किसी भी देश का भविष्य काल भी देखा जा सकता है। क्लियर हुआ है, ठीक है। पहली चीज संविधान की परिभाषा, दूसरी चीज संविधान का महत्व। क्लियर। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ 2 चीज़ें आपको क्लियर की हैं, एक संविधान का परिचय और एक संविधान का महत्व, है ना। फिर से समराइज कर रहा हूँ, ओनली 5 मिनट में समझिएगा, है ना। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि संविधान
इंग्लिश भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रबंध करना या व्यवस्था करना। क्लियर? पहली चीज़ ये नॉर्मल डेफिनेशन। ठीक, दूसरी चीज़ ये याद रखना है कि संविधान नियमों का एक लिखित दस्तावेज है। संविधान कभी आलिखित नहीं होता है, जैसे कई भ्रांतियां फैली हैं कि इंग्लैंड का संविधान आलिखित है। गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। अगर लिखित नहीं होगा तो वो संविधान क्यों है, दस्तावेज क्यों है? संविधान को दस्तावेज बोला जाता है और दस्तावेज तभी होगा जब वो लिखित होगा। क्लियर? तो संविधान नियमों एवं उप नियमों का एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। उनके मध्य शक्तियों का निर्धारण करता है। राज्य एवं जनता के बीच संबंधों का निर्धारण करता है। ठीक, यह संविधान की बात करूं, संविधान किसी भी देश के आदर्शों को, उद्देश्यों को एवं मूल्यों को व्यक्त करने का एक दर्पण होता है। और एक चीज हमेशा याद रखना, संवैधानिक विधि से श्रेष्ठ और बड़ी विधि कोई दूसरी नहीं है। संवैधानिक विधि सबसे श्रेष्ठ विधि है तथा उस देश की अन्य जितनी भी विधियां और कानून हैं सब किस पर निर्भर करती हैं? संविधान पर। क्लियर? संविधान बिल्कुल जड़ नहीं है, बिल्कुल कठोर नहीं है, एक नरम एवं मुलायम दस्तावेज है जिसमें कभी भी परिवर्तन करना संभव है। यहाँ तक कि वर्षों से चली आ रही परंपराएं भी किसी भी देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका का क्या करती हैं? निर्वाह करती हैं। क्लियर? महत्व पे जब हम बात कर रहे थे तो महत्व में हमने क्या पढ़ा कि संविधान, कानून कौन बनाएगा? संविधान बताता है। शक्तियों का बंटवारा कौन करेगा? संविधान बनाता है। समाज में निर्णय लेने की शक्ति एवं सरकार का निर्माण कैसे होगा? संविधान बताता है। समाज में आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों को व्यक्त करता है तथा न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियों का क्या करता है? चुनाव करता है। सुनिश्चित करता है कि ऐसी परिस्थितियां निर्मित हों जिससे समाज में एक न्यायपूर्ण समाज की क्या हो सके? स्थापना हो सके। क्लियर? यह सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की स्थापना करता है तथा उनके मध्य शक्तियों एवं अधिकारों को सुनिश्चित करता है। लेकिन यहाँ पर मेन चीज आप ये याद रखना कि यह हर अंग को शक्ति देने के बावजूद उन पर नियंत्रण स्थापित करता है। और नियंत्रण स्थापित करने का मुख्य कारण होता है कि अगर नियंत्रण स्थापित नहीं होगा तो वह अंग क्या हो जाएगा? तानाशाह हो जाएगा। तो अधिकार भी देता है, शक्ति भी देता है, कंट्रोल भी करता है, या नियंत्रण करता है जिससे उस अंग को तानाशाह होने से क्या किया जा सके? बचाया जा सके। बिल्कुल सरल शब्दों में अब बोल दूं मैं तो संविधान एक ऐसा दर्पण है जिसमें हमें हमारे देश का भूतकाल दिखता है, हमें हमारे देश का वर्तमान काल दिखता है और हमें हमारे देश का क्या दिखता है? भविष्य दिखता है। इस संविधान का सामान्य परिचय है। इसके बाद हम भारतीय संविधान पे प्रवेश करेंगे और जब भारतीय संविधान में प्रवेश करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना, हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। उसका कारण क्या है कि जब तक हम संवैधानिक विकास नहीं पढ़ेंगे तब तक हम डायरेक्ट संविधान का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। भाई संविधान कोई एक दिन की घटना थोड़ी है ना, कि एक दिन कॉपी पेन लेके बैठे और संविधान लिख दिया। संविधान निरंतर लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया थी जिसे अंतिम रूप दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को। और ये प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो गई थी? 1600 ईस्वी से, जब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? भारत का संवैधानिक विकास।